नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं उनके संबंध में एक सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित आर्टिकल्स, और ये जो आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान के सबसे मूलभूत या फंडामेंटल पार्ट होते हैं, जिसे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु इसे याद रखना काफी क्लिष्ट होता है, जिसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स और टिप्स वगैरह का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इन आर्टिकल्स को याद रखने का प्रयास करते हैं। चूंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं कि इनसे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के लगभग 55 से अधिक हो जाएंगे, 55 से कम नहीं होंगे, ये ध्यान में हमें रखना है। तो 55 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को हम लोग वन शॉट में याद रख सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो ये मूलतः एक ट्रिक पर आधारित होने वाला सेशन होने वाला है। इसके उपरांत हम लोग बृहत रूप में भारत के संपूर्ण आर्टिकल्स के ऊपर मैं यहाँ पर सेशन लाऊंगा, जो आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रिक से संबंधित सेशन को कवर करते हैं और यहाँ पर हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यदि हम लोग देखें तो भारतीय संविधान का जो भाग एक कहता है, भाग एक का हमारा आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो है भारतीय संघ के विषय में है। भाग 2 हमारा सिटीजनशिप या नागरिकता से संबंधित है, जो कि 1 से लेके आपका 5 से लेके 11 तक हमारा ये आर्टिकल चलता है। 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके पश्चात हम लोग देखें तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है, और मौलिक अधिकार से संबंधित अधिकतर प्रश्न हमारे एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इसे। 542421 ये नंबर आप याद रखेंगे। अब ये किस प्रकार से याद रखना है, कैसे करेंगे, ये हमें समझना होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार ही दिए गए हैं, और इन 6 मौलिक अधिकारों को ही हमें इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। अब दूसरा तथ्य है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये 12 से लेकर के 35 तक ही हो सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि 12 से लेकर 35 तक ही मौलिक अधिकार हो सकते हैं, अन्यत्र आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग देखें 2 आर्टिकल हमें याद रखना होगा, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 की बात करें तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए स्टेट की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 की बात करें तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का बात कहा गया है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है कि यदि कोई भी अधिनियम, कानून या नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह नल एंड वॉइड हो जाएगा, या जितनी मात्रा में वह नियम, अधिनियम, कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उनका उतना मात्रा नल एंड वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये 2 आर्टिकल पहले हमें याद रखना है। उसके पश्चात हम लोग 542421 प्लान पर चलेंगे। तो ये क्या कहता है, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो आर्टिकल 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक की अगर संख्या को यदि हम लोग काउंट करें तो कुल 5 संख्याएं आती हैं। तो 14 से 18 के मध्य सबसे पहले हम लोगों ने सभी नागरिकों को क्या दिया है, समानता का अधिकार दिया, सबको समान कर दिया। एक माता पिता के 10 बच्चे, सभी को हम लोग समान नजरों से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि आर्टिकल 17 में इसी समानता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने 17
में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। और 17 पे ध्यान रखिएगा, 17 पर क्या होता है, खतरा। यदि आप लोग अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का प्रयोग किसी भी नागरिक या किसी अन्य के साथ भेदभाव के लिए प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा यह जो है आपके ऊपर कानूनी अधिकार अध्यारोपित कर सकता है, कानूनी प्रक्रिया भी आप पर चलाई जा सकती है। इसलिए अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 19 से 22 जब हम लोगों ने समानता स्थापित कर ली तो सभी को स्वतंत्रता हम लोगों ने प्रदान कर दी, सभी को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। और विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वह आर्टिकल 19 से 22 में कुल 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत हम लोगों ने शामिल कर दिया। इसके पश्चात देखते हैं कि जब हम लोगों ने स्वतंत्रता लोगों को दे दी तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर दिए, जिसमें 2 आर्टिकल हम लोगों ने दिए, 23 और 24 को इसमें दिया गया। इसके पश्चात जब हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और शोषण से मुक्ति दे दिया लोगों को, तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी को उनके धर्म की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के लोग निवास करते हैं और सभी को अपने धर्म की अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये वसुधैव कुटुंबकम का एक मूल मंत्र है। तो हम लोगों ने सभी को धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत इन 4 आर्टिकल्स में दे दी। इसके बाद 2 आर्टिकल बचते हैं, 29 और 30। जब हम लोगों ने धर्म की स्वतंत्रता दे दी तो सभी का अपना अपना अलग अलग संस्कृति है, कल्चर है, शिक्षा व्यवस्था है। तो उन सभी को अपने संस्कृति, कल्चर और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इसकी स्वतंत्रता दे दी। तो 54242 के अनुसार अंतिम जो 1 बचेगा हमारा, जब हम लोगों ने सभी को सभी प्रकार का स्वतंत्रता दे दिया, समानता दे दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, तो अंत में हम लोगों का बचता है कि यदि आपका ये चारों चीज हनन होता है तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए। यदि कोई भी राज्य आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम लोग संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं और वह भी सीधा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्राप्त करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रिट जारी करता है। रिट के लिए ट्रिक बनाया गया है बापू, रिट के लिए ट्रिक बनाया गया है बापू, जो कि कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसके पश्चात है ए से हो जाएगा आपका अधिकार या को वारंटो हो जाएगा। पी से परमादेश हो गया, मैंडेमस हो गया। पी से आपका प्रतिषेध पुनः हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा। आपका यू से उत्प्रेषण या सर्टियोररी, ये आपका 5वां रिट है। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं कौन, तो सुप्रीम कोर्ट। अब यदि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो हम लोग कहां चले जाएंगे, अपने राज्य के हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल है इसी 32 से ड्राइव हो जाता है। तो 32 में ध्यान रखिएगा, 2 को हमें 2 बार लिखना है, 2 को हमें 2 बार लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, 2 2। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे तो आर्टिकल 226 बन जाएगा। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम लोग अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब मौलिक अधिकारों के बाद बात करें तो हमारा आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या है कि 36 से 51, डीपीएसपी का जो वर्णन किया गया है यह 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और कहां पे किया गया है, भाग 4 में किया गया है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल से जो हमें याद रखने होंगे। पहला है कि 40 चालीसा की बात हो रही है। चालीसा कहां पर है, पंचायत। पंचायत में क्या होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ होता है, अब पंचायतों में होता है, पंचायतों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में होता है। तो गांव वगैरह में ध्यान रखिएगा, गांव वगैरह में जो मंदिर होते हैं हमेशा शाम को हनुमान चालीसा बजाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 44, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। तो इसमें 2 अंक हैं, 4 और 4। इसमें हमारे 2 अंक हैं, 4 और 4, यानी सभी को समान बना देना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अनुच्छेद याद रखिएगा,
आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन हमें देने का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। लेकिन एक तथ्य ध्यान रखिएगा कि ये दोनों अंक समान है, दोनों अंक असमान है, ये ध्यान रखिएगा। 3 गुना 3, 3 का 3 गुना है आपका 9, तो यहाँ पर असमानता प्रदर्शित कर रहा है 39 में, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 39 में समानता की बात कही है, समान वेतन की बात कही गई है। इसके पश्चात हम लोग यदि देखें तो आर्टिकल 51 यानी यदि हम लोग कोई भी शुभ काम कार्य करने के लिए जाते हैं तो 51 रुपया, 101 रुपया या 111 रुपये हम लोग देते हैं ये शुभ कार्य के लिए। तो 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हम लोग कोई शुभ काम कार्य करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग 51 रुपए का दान भी दे सकते हैं। तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अब आर्टिकल 51 के बाद हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना कर लेते हैं तो इसमें एक अंक जोड़ देंगे। एक अंक जैसे ही जोड़ेंगे तो भारत के राष्ट्रपति चले आएंगे। भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का गठन यहाँ पर इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया, प्रावधान किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति में 11 अंक यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो आर्टिकल 63 बन जाएगा और इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब यहां तक तो ठीक है। अब इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो एक ट्रिक है हमारा 89 का और एक ट्रिक है संख्याओं को आपस में जोड़ने पर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और गवर्नर या राज्यपाल के विषय में हम लोग कुछ आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वह आर्टिकल 72 में दी गई है और इसमें हम लोग संख्या 89 को ऐड करते हैं। संख्या 89 को यदि ऐड करते हैं तो आपका नया संख्या बनकर के 161 हो जाता है, जो कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग को याद है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है आर्टिकल 161 के अंतर्गत है, तो इन दोनों संख्याओं को, इन तीनों संख्याओं को आपस में जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निकल जाएगी। कैसे? तो ये ध्यान में रखिए, एक पहली संख्या है, पहली और दूसरी संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये निकल के आएगा 7 और पहली और अंतिम संख्या को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2, यानी आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में आपका दिया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसके पश्चात मंत्री परिषद के गठन की बात कही गई है आर्टिकल 74 में और इसमें हम लोग 89 को ऐड करते हैं तो राज्य के मंत्री परिषद, राज्य के मंत्री परिषद के गठन की बात कही गई है। और यहाँ पर हम लोग 163 आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 163 में राज्यों के मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब इन दोनों संख्या, पहली और दूसरी संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये आपका 7 निकल करके आता है और पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर ये 4 निकल करके आता है, जो कि आर्टिकल 74 हो जाएगा। और केंद्र के संघ के मंत्री परिषद का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं हम लोग बात करें अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आपका संघ में, अटॉर्नी जनरल हमारा संघ में और एडवोकेट जनरल हमारा राज्य में। एडवोकेट जनरल हमारा राज्य में होता है, जो कि विधिक अधिकारी होता है संघ और राज्यों का। तो अटॉर्नी जनरल का जो प्रावधान है आर्टिकल 76 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 76 में 89 को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो संख्या आती है 165, जो कि बन जाता है आपका अनुच्छेद 165 या आर्टिकल 165, जिसमें राज्य के एडवोकेट जनरल का प्रावधान किया गया है। अब यदि हम लोग इसमें जोड़े पहली और दूसरी संख्या को तो ये हो जाता है 7 और पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पे 6 का अंक आता है, जो कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, संघ के विधिक अधिकारी से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं अपने आर्टिकल्स को, या तो हमें गवर्नर से संबंधित आर्टिकल याद है या राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल याद है, तो हम लोग 89 को ऐड करके ये निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस पावर की या अध्यादेश जारी करने की शक्ति की। तो 1, 2, 3 राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। एक तथ्य याद रखिएगा, तथ्य नहीं एक ट्रिक है, 1, 2, 3 हो जा फ्री, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति फ्री है अध्यादेश जारी करने के लिए, अन्यथा किसी भी कानून का जो निर्माण है वह संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जिसका प्रभाव संसद के द्वारा पारित कानून के अनुसार ही होता है, कानून के द्वारा, कानून के रूप में ही होता है।
और इसी को यदि हम लोग आगे पीछे उलट दें तो ध्यान रखिएगा केवल हमें 1 को 2 के स्थान पर और 2 को 1 के स्थान पर यदि हम लोग करते हैं तो संख्या आती है 213। जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वह आर्टिकल 213 के अंतर्गत किया जाता है। अब यदि हम लोग 123 में संख्या 1 को ऐड करते हैं तो हमारा संख्या आ जाएगा 124। 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं हम लोग 213 में जो कि गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसमें संख्या 1 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो आर्टिकल 214 आता है जो कि हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान हम लोग देखें। अब बात करते हैं सेंटर और स्टेट के कुछ प्रमुख प्रावधानों की, जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। अब यदि हम लोग बात करें प्रधानमंत्री के कर्तव्य या ड्यूटीज की तो इसका उल्लेख आर्टिकल 78 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है और इसमें यदि हम लोग 89 संख्या को ऐड करते हैं तो नई संख्या आ जाएगी 167, जो कि हो जाएगा मेरा क्या, तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो यदि अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को ऐड करने का प्रयास करें, पहली और तीसरी संख्या, तो ये आपका 7 और 8 78 आ जाएगा और 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। उसी प्रकार सदन से संबंधित है कि संसद का जो गठन है आर्टिकल 79 के अंतर्गत किया गया है और इसमें संख्या 89 को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 168। 168 में राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है और इस संख्या में 168 में आर्टिकल 168 में पहली और दूसरी संख्या को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 7 आता है और पहली और तीसरी संख्या को ऐड करने पर 9 आ जाएगा। तो आर्टिकल 79 बन जाता है जिसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अब बात करें सदन के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं सदन से संबंधित वो आर्टिकल 86 में दिए गए हैं। सत्रावसान करना या सत्र को बुलाना, ये सभी कार्य जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं और यहाँ ध्यान रखना है हमें कि आर्टिकल 86 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति का सदन के संबंध में अधिकार दिया गया है और इसमें हम लोग 89 को ऐड कर देंगे तो आर्टिकल 175 बन जाता है और इसमें हमारा राज्यपाल के सदन से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। और 7 में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा पहली और दूसरी संख्या ऐड कर रहे हैं तो ये संख्या नई संख्या 8 हो जाएगी और पहली और तीसरी संख्या को जैसे ही हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी आर्टिकल 86 बन रहा है। और आर्टिकल 86 में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का सदन के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया है। उसी प्रकार हम लोग मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो संघीय सांसद जो है, संघीय संसद सदस्य जो जिसे हम लोग सांसद कहते हैं, सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं आर्टिकल 102 में दिए गए हैं। पुनः 89 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 191, जो कि आपका राज्य विधानसभाओं के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 102 की बात करें तो 102 में संघीय सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। वहीं हम लोग बात करें आर्टिकल 100 की तो इसमें वोटिंग ऑफ हाउस या कोरम का प्रावधान किया गया है और 89 जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें राज्य विधानसभाओं के वोटिंग और कोरम का प्रावधान किया गया है। और पुनः यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि 100 और 189। इसके अतिरिक्त मनी बिल की बात करें तो मनी बिल में हमारा दिया गया है 110 जो कि संघीय मनी बिल से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा संघ के लिए 110 में दी गई है। ऐड करेंगे 89 तो हमारा हो जाएगा 199। 199 में राज्यों से संबंधित धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। वहीं एसेंट ऑफ बिल यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को संसद और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों के ऊपर हस्ताक्षर कब करेंगे, कब उनकी स्वीकृति प्राप्त होगी, इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है और इसमें हम लोग 189 ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 200, ये हमारा हो जाता है
आर्टिकल 200 और 200 में कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति कब देगा, अपना हस्ताक्षर कब करेगा। और इसी संख्या में हम लोग +1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 201। आर्टिकल 201 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई भी विधेयक आरक्षित रख सकता है। इसके पश्चात है हमारा पैसे का बात। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पैसे का चक्कर है और पैसे के चक्कर में हम लोग 90 ऐड करेंगे। पैसे के चक्कर में हम लोग 90 ऐड करेंगे, यानी पैसे का चक्कर है बाबू भैया। अब बात करते हैं कि राज्य और संघ के पैसे से संबंधित प्रमुख जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा है बजट। और ये ध्यान रखिएगा कि भारत में बजट का प्रावधान नहीं है, यद्यपि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। और संघ के लिए आर्टिकल 112 के अंतर्गत संघ के लिए आर्टिकल 112 में बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है, जिसमें हम लोग पैसे के चक्कर में हम लोग 90 ऐड करने वाले थे। तो 90 ऐड करेंगे तो 202 संख्या आती है और 202 में राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक, यानी कोई भी पैसा हम लोग कंसोलिडेटेड फंड से कैसे निकालेंगे, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकालेंगे। और संघ के लिए बताया गया है कि आर्टिकल 114 के अनुसार जब हम लोग प्रावधान करेंगे तो वहां से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है और इसमें हम लोग 90 ऐड करेंगे तो 204 की संख्या आएगी, जो कि राज्यों के लिए विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। वहीं बात करें वित्त विधेयक या फाइनेंशियल बिल की, तो ये आपका संघ के लिए आर्टिकल 117 में दिया गया है। और जैसे ही हम लोग इसमें संख्या 90 को ऐड कर देते हैं तो ये नई संख्या 207 बन जाएगी और 207 में राज्यों के लिए फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया है। अब पैसे के बाद हम लोग देखें तो कभी कभी भारत में इमरजेंसी प्रोविजंस भी लागू किए जाते हैं। आपातकाल की स्थिति भी लगाई जा सकती है और आपातकाल के विषय में केवल संघ को ताकत दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इमरजेंसी प्रोविजन के अंतर्गत हम लोग पहला देखते हैं तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। अब इनमें हम लोग 4 की संख्या ऐड करेंगे। 352 में जैसे हम लोग 4 की संख्या ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 356 के अंतर्गत राज्यों में संघ के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यद्यपि यह जो राष्ट्रपति शासन होगा यह राज्यपाल के सिफारिश पर या राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति लगाते हैं। लेकिन अब इस संख्या में हम लोग उलट पुलट करेंगे, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या में यदि हम लोग हेरफेर कर दे 365 बना दे तो 365 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। परंतु यहाँ पर राज्यपाल की सिफारिश या राज्यपाल के रिपोर्ट का इंतजार राष्ट्रपति नहीं करता है, वह स्वयं अपने अनुसार इस आर्टिकल के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। और कहा गया है आर्टिकल 365 में कि यदि राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो जाए कि राज्यों का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और 356 में जैसे ही हम लोग 4 ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 360 और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। यानी भारत संघ का यदि संपूर्ण संघ या उससे किसी क्षेत्र में वित्तीय अस्थिरता विद्यमान है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य आर्टिकल्स की जिन्हें हमें याद रखना होगा। सीएजी की बात करते हैं तो सीएजी का प्रावधान आर्टिकल 148 में किया गया है, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अतिरिक्त फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, वित्त आयोग की इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 280 और इसके पश्चात अखिल भारतीय सेवाएं की बात की गई है। कहां पर, तो आर्टिकल 312 में। और ये ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण भारत में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक है आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आईएफएस से मतलब है हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से।
तो इसमें 312 में हम लोग 3 यदि ऐड कर दें तो हमारा आ जाता है आर्टिकल 315, और ये हमारा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करती है। इसके पश्चात इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यह भारत में चुनावों का निर्देशन करता है, नियमन करता है, तो यह 324 के अंतर्गत है। भाषा की बात है कि भाषा कहां पर दिया गया है, तो 343 में हमारा भाषा का बात कहा गया है। और संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो 368 आर्टिकल 368 का प्रयोग करेंगे, यानी यदि हम लोग 3 में 2 से गुना करें और जो संख्या आएगी उसमें हम लोग 2 जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना 2 जोड़ 2, 368। ये ध्यान रखिएगा, 368 की संख्या आएगी और आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुल 50 से 55 आर्टिकल जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।